फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पीसफुल चेंज नॉट आर्म्ड रिवॉल्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, critically examined with reference to developments in Britain from the 1830s to the 1920s। शांतिपूर्ण परिवर्तन, ना कि सशस्त्र क्रांति, ब्रिटेन में लोकतंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी थे। 1830 के दशक से 1920 के दशक में ब्रिटेन में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में आपको आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ब्रिटेन में जो लोकतंत्र आया तो वो किसी क्रांति से नहीं आया, कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था वहाँ पे, बल्कि वो शांतिपूर्ण था, धीरे धीरे पीसफुल चेंजेस हो रही थी, उससे आया था। और ये जो लगभग 100 साल का जो गैप था, 1830 से 1920 तक का ये जो टाइम था, 90 साल का, ऑलमोस्ट 100 साल का। इस बीच में क्या क्या धीरे धीरे जो परिवर्तन आए आपको वो बताना है। जैसे कि बहुत सारे एक्ट वगैरह आए, इंडस्ट्री एक्ट एंड बहुत सारी चीज़ें थी, वेजेस एक्ट, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, डिस्कस द सेंट्रल आइडियाज ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म, हाउ वर दिस डिफर फ्रॉम अर्लियर करेंट्स ऑफ सोशलिज्म। मार्क्सवादी समाजवाद के मूल सिद्धांतों की समीक्षा कीजिए। ये प्रारंभिक समाजवादी धाराओं से किस प्रकार भिन्न थे। जो मार्क्स का सोशलिज्म है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। या आपको यूरोप में भी पढ़ना है, आपको इंडिया में भी पढ़ना है, आपको चाइना में भी पढ़ना है, सब जगह आपको मार्क्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप स्टार मार्क कर लो, आप इसको ज़रूर पढ़ो क्योंकि ये आपका 2-3 पेपर में काम आ जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं और कर क्या हुआ है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ अर्ली फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट विथ रेफरेंस टू द लडाइट एंड द चार्टिस्ट मूवमेंट। लडाइट और चार्टिस्ट आंदोलन के संदर्भ में प्रारंभिक औद्योगिक विद्रोहों की मुख्य विशेषताओं की आपको समीक्षा करनी है। जो लडाइट और जो चार्टिस्ट मूवमेंट था दोस्तों, जो चार्टिस्ट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके संदर्भ में, ठीक है। इससे क्या हुआ था, ये मूवमेंट किस चीज़ के लिए था, ये दोनों ही एक इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट थे, ठीक है, औद्योगिक विद्रोह थे। तो इसका क्या क्या मेन जो फीचर्स है आपको वो बताना है इन दोनों रिवोल्ट्स के। Next question number 3. How do you account for the crisis of the Tsarist autocracy in Russia in 1917? Why were the Bolsheviks successful in seizing power in Russia in 1917? 1917 में रूस में जार तंत्र के संकट के क्या कारण थे और रूस में 1917 में बोल्शेविक सत्ता ग्रहण करने में क्यों सफल रहे। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप स्टार मार्क कर ले। रशियन रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन इस पर बनते ही बनते हैं। एंड फ्रेंड्स, जब आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप कोशिश करो कम से कम 4-5 साल पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने की, क्योंकि उससे ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसके तो बहुत है, लेकिन एक स्ट्रेटजी बना के हमें पढ़नी है ताकि हम कम पढ़ के एक अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है। ऐसे हम सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे इन एक्चुअली। तो कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो, एक स्ट्रैटेजी से पढ़ो, और उसके लिए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और ये सब आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें क्योंकि वहाँ पर आपको हिस्ट्री के और भी ढेरों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, imperialism the highest stage of capitalism, how far is this an adequate explanation to understand the phenomena of imperialism in the late 19th and early 20th century। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, ठीक है। इंपीरियलिज्म आता है, फिर जब उसका हाईएस्ट स्टेज होता है पे वो रीच करता है तो कैपिटलिज्म आता है। तो 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी का जो स्टार्ट हो रहा था, उस समय साम्राज्यवाद की अवधारणा को समझने के लिए ये जो व्याख्या है ना, ये जो व्याख्या है कि इंपीरियलिज्म जो हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म का, ये कहाँ तक पर्याप्त है इस चीज़ को समझने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेस द शिफ्ट इन द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास लेखन में हुए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। हिस्टोरियोग्राफी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जल्दी समझ नहीं आता बच्चों को और काफ़ी बार पढ़ना भी पड़ता है। तो अगर आपको प्रॉपर आता है फ्रेंड्स आप तभी अटेम्प्ट करो, अदरवाइज मत करो क्योंकि आप इसमें फंस जाओगे, आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे।
एंड फ्रेंड्स ये जो पेपर है इसके लिए आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी में जो बुक चलती है वो प्रोफेसर दिवेश विजय के द्वारा लिखी गई है। एंड वो हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने ही हमें ये यूरोप का पेपर पढ़ाया है जिसकी बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है। सो इसलिए जो मेरे नोट्स होते हैं दोस्तों, आप उस सब पूरी तरह रिलाई कर सकते हो क्योंकि मेरे मोस्टली सारे असाइनमेंट्स उन्हीं के द्वारा चेक्ड हैं। तो आप आराम से मेरे नोट्स पर रिलाई कर सकते हो और आप डिट्टू अपने एग्ज़ाम में और अपने असाइनमेंट्स में उसको छाप सकते हो। सो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The post-First World War period provided a context in which parliamentary democracy collapsed and right-wing movements came into power in many European countries, discussed with reference to either Italy or Germany. प्रथम विश्व युद्ध के बाद के काल में जो विभिन्न यूरोपीय देश थे उसमें संसदीय प्रजातंत्र का पतन हुआ और दक्षिणपंथी आंदोलन सत्ता में आए। इटली और जर्मनी के संदर्भ में विवेचन कीजिए। फ्रेंड्स, इटली और जर्मनी पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एंड ब्रिटेन, इन तीनों कंट्रीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ब्रिटेन में एक क्वेश्चन आ चुका था ऊपर, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको इटली और जर्मनी पे आ रहा है। और करके भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट वर द मेथड्स थ्रू विच द नाजीज और फैसिस्ट स्टेट कंसोलिडेटेड पावर इन जर्मनी और इटली। जर्मनी या इटली में नाजी या फांसीवाद राज्य में किन तरीकों से अपनी सत्ता को संगठित किया। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जर्मनी में नाजिज्म था और इटली में फासिज्म था, तो आपको बताना है कि इन दोनों ने किस तरह से अपनी सत्ता को संगठित किया, ठीक है, किस तरह से कंसोलिडेट किया पावर। फ्रेंड, इस टॉपिक पे आपको वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको ढेरों क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। एंड आपकी अगर कोई क्वेरी है, आपको किसी टॉपिक पर नोट्स चाहिए, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ट्रेस द ब्रॉड शिफ्ट इन कल्चरल पैटर्न्स इन यूरोप फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में सांस्कृतिक धाराओं में होने वाले परिवर्तनों की आपको रूपरेखा प्रस्तुत करनी है। फ्रेंड, ये एक क्वेश्चन ना कल्चर पे आता है, ठीक है, वो आना ही आना है, एक टॉपिक कल्चर पे। एंड फ्रेंड्स, जो मैं दिवेश विजय सर की बात कर रही थी, वो उनका जो वर्क है यूरोप में वो मेनली कल्चर पे ही फोकस्ड है। सो ये टॉपिक उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सो मैं इस पे नोट्स भी बहुत ही जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट शॉर्ट नोट ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले हुए हैं, किन्हीं 2 पर आपने लिखना है। पहला है जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, सेकंड है रोमांटिसिज्म, ये तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स। थर्ड है आपका ग्रेट डिप्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, ग्रोथ ऑफ मास एजुकेशन इन यूरोप सिंस 1850, और आपका रेस एंड रेसिज्म इन यूरोपियन थॉट, ऑफ हिस्ट्री और सोशल प्लेन। आपको 6 ऑप्शंस मिल गए इसमें। ऐसे जनरली 4 ही मिलते हैं, 2 करना होता है। जर्मन सामाजिक प्रजातंत्र, स्वच्छंदतावाद, महामंदी, 1850 से यूरोप में जन शिक्षा का विकास, यूरोपीय विचारधारा में नस्ल और नस्लवाद, और 6th है इतिहास या समाजशास्त्र या नृशास्त्र का विद्या क्षेत्र के रूप में विकास। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस और नोट्स के साथ। थैंक यू।